नमस्कार। आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं जनरल साइंस की सीरीज हमारी चल रही है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की सीरीज में हम बायोलॉजी पोर्शन पर चर्चा कर रहे हैं, जीव विज्ञान पर। तो जीव विज्ञान में हम बात करते हैं आज पाचन तंत्र। पाचन तंत्र इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो हम बात करते हैं आज, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो ये सिस्टम शब्द लिखा हुआ है, इस सिस्टम का मतलब क्या होता है, इस तंत्र का मतलब क्या होता है। चलिए भाई बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा तंत्र, तंत्र सिस्टम देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिकाएं। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। कई सारी कोशिकाएं और एक जैसा कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, इसे हम टिश्यू कहते हैं। एक जैसा कार्य करने वाले ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। एक जैसे कार्य करने वाले अंगों के समूह को हम अंग तंत्र कहते हैं। एक जैसा कार्य करने वाले अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। सारे अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर का रचना करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, जिसे हम बॉडी कहते हैं। तो बात समझ में आई? यहां तक शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, समान प्रकार के ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो हम बात करते हैं तंत्र का। तो तंत्र का मतलब होता है एक जैसा कार्य करने वाले अंगों का समूह। तो हम बात करते हैं, पीछे हमने बात की थी पाचन तंत्र की। तो इसका मतलब यह होगा कि पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि यह पाचन आखिर होता क्या है। गिर जाती निकाली। तो हम बात करते हैं पाचन। पाचन होता क्या है? डाइजेशन। तो पहले इसको समझते हैं पाचन क्या होता है। चलिए भाई देखते हैं। तो हमें पता है कि हम सजीव हैं और हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे सेल, हमारी कोशिकाएं बिना ऊर्जा के कार्य नहीं कर सकती। तो कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगी कैसे?
तो कोशिकाओं को ऊर्जा, जो हम भोजन खाते हैं उसी से कोशिकाओं को ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अब कोशिकाओं को ऊर्जा की प्राप्ति हमारे द्वारा खाए हुए भोजन के पाचन से होगी। अब बात समझते हैं, पाचन होता क्या है, जरा बात समझना। एक बिल्कुल सरल सी परिभाषा, जो हम भोजन लेते हैं उसे हम कहते हैं जटिल भोजन। जटिल भोजन को सरल भोजन में परिवर्तित करना, सरल भोजन में बदलना। जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब भाई ये जटिल भोजन और ये सरल भोजन क्या है, देखते हैं इसको। देखिए भाई, हम लोग खाते क्या है अपने भोजन में? हम लोग अपने भोजन में खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। हम लोग खाते हैं अपने भोजन में वसा। हम लोग लेते हैं प्रोटीन। कितनी भी दाल रोटी चावल जो भी खाते हैं सब में मुख्य रूप से हमें 3 चीजें प्राप्त होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। हालांकि इसके अलावा हम कुछ खनिज, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ विटामिन भी लेते हैं, लेकिन उनका पाचन नहीं होता क्योंकि उनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। ऊर्जा की प्राप्ति हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन मुख्य रूप से इन 3 से होती है। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमारी कोशिकाओं को चाहिए ग्लूकोज। हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, कोशिका को चाहिए ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज तक पहुंचना ही क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। वसा हमने ली, लेकिन हमारे सेल को जरूरत है वसीय अम्लों की, वसीय अम्लों की या ग्लिसरॉल की, वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल की, इनकी जरूरत है। हमने खाई प्रोटीन, लेकिन सेल को तो चाहिए अमीनो अम्ल, सेल को, कोशिका को जरूरत है अमीनो अम्ल की। तो भाई एक बात समझिए, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, वसा से वसीय अम्ल, प्रोटीन से अमीनो अम्ल, इस प्रोसेस को, ये बदलने के प्रोसेस को ही पाचन कहते हैं। अब एक बात समझते हैं, यहां पर हमने एक बात पढ़ी है कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए हमें एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलेगा, वसा वसीय अम्लों में बदलेगा, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में बदलेंगे। तो ये सब किस प्रक्रिया से होगा, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा? तो यहां पर एक जैव उत्प्रेरक भाग लेगा। इस प्रक्रिया में एक जैव उत्प्रेरक, बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक भाग लेगा, जिसे हम बोलेंगे एंजाइम। क्या बोलेंगे? एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या होता है भाई? तो एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है, जो कि अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो एंजाइम किसके बने होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं थोड़ी सी एंजाइम के बारे में। एंजाइम, तो एंजाइम है क्या? तो एंजाइम है जैव उत्प्रेरक। एंजाइम है जैव उत्प्रेरक, बायो कैटलिस्ट। किसके बने होते हैं ये? तो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब ये एंजाइम बनते कहां से हैं? कहीं ना कहीं तो इनका निर्माण होता होगा। तो हम बात देखते हैं कि एंजाइम ये बनते कहां है। चलिए भाई, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं
जो स्रावी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसके अंदर से कुछ ना कुछ सेक्रेट होता रहता है, कुछ ना कुछ स्राव होता रहता है। इन्हीं स्रावी कोशिकाओं से बने हुए अंगों को ही हम क्या कहते हैं? इन्हीं स्रावी कोशिकाओं से बने हुए अंगों को ही हम ग्रंथि बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड किससे मिलकर बनी होती है? तो ग्लैंड स्रावी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इस ग्लैंड से क्या क्या निकलेगा? तो इस ग्लैंड से या तो कोई रस निकलेगा सामान्य, या तो एंजाइम निकलेंगे, या तो यहां से कोई रस निकलेगा, या यहां से कोई एंजाइम निकलेंगे, या तो इसमें से कोई हार्मोन का स्राव होगा, कोई हार्मोन निकलेंगे। चलिए भाई, यदि इन ग्रंथियों से किसी रस या एंजाइम का स्राव हो रहा है, इसका मतलब ये ग्रंथि कहलाएगी वही स्रावी ग्रंथि। अगर इससे हार्मोन का स्राव हो रहा है तो ये कहलाएगी अंतः स्रावी ग्रंथि। तो बात समझ में आई? एक सवाल पूछा जाता है यहां से, बहिस्रावी ग्रंथियों से किस चीज का स्राव होता है? तो बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम का स्राव होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव होता है। क्लियर बात यहां तक की? चलिए, जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं, यानी ट्यूबुलर होती हैं। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथियां नलिकाहीन होती हैं, यानी ट्यूबलेस होती हैं। ये होती हैं ट्यूबलेस। क्लियर बात यहां तक की? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्राव करेंगी, बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्राव करेंगी, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिकाहीन होंगी, बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होंगी। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल यहां से ये आया कि पाचन तंत्र में कौन सी ग्रंथियां भाग लेंगी? तो पाचन तंत्र में बहिस्रावी ग्रंथियां भाग लेंगी। क्यों? क्योंकि हमें पाचन तंत्र में किसकी जरूरत पड़ने वाली है? एंजाइम की जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर बात यहां तक? चलिए, तो हमने एंजाइम समझ लिया। अब हम बात समझते हैं थोड़ी सी आगे। चलिए, हम बात समझते हैं पाचन में, पाचन क्रिया में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, या पाचन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। पाचन के दौरान कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, इन प्रक्रियाओं को हम ध्यान से समझते हैं। पाचन में सबसे पहला प्रोसेस जिसे हम कहते हैं अंतः ग्रहण। पाचन में सबसे पहला जो स्टेप है उसे हम बोलते हैं अंतः ग्रहण, जिसे हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन, अंतः ग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना, मुख में ग्रहण करना ही अंतः ग्रहण कहलाता है। तो पाचन का सबसे पहला जो स्टेप है उसे हम बोलते हैं अंतः ग्रहण। पाचन का दूसरा स्टेप, जैसे ही आपने भोजन खाया उसी के साथ साथ ही आपका शुरू हो जाएगा डाइजेशन, यानी दूसरा स्टेप पाचन, डाइजेशन। तीसरा जो स्टेप होगा इसमें, इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान, तो जो तीसरा स्टेप होगा, पाचन होने के बाद आपका शुरू हो जाएगा अवशोषण। अवशोषण जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। चलिए, तीसरा स्टेप, अवशोषण के बाद जो हमने भोजन पच चुका है उससे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको शरीर के अंदर अवशोषित करना, सेल्स के द्वारा अवशोषित करना ही अवशोषण कहलाता है। चौथा, स्वांगीकरण। इसको हम समझेंगे कि स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है। स्वांगीकरण इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन। नेक्स्ट, पांचवा और अंतिम स्टेप, स्वांगीकरण के बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी जो हमारे वेस्ट फूड बचेगा शरीर में, बेकार भोजन बचा है, उसको शरीर के बाहर निकालना, इस उत्सर्जन कहलाता है। तो क्लियर बात यहां तक। तो पाचन की प्रक्रिया में 5 प्रोसेस देखने को मिलेंगे आपको। सबसे पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा उत्सर्जन। चलिए भाई, अब इनको एक एक करके बात समझते हैं। अंतःग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना, मुख गुहा में रखना, भोजन को ग्रहण करना, अंतःग्रहण। जैसे ही अंतःग्रहण होता है उसके बाद अगला स्टेप डाइजेशन, पाचन का शुरू होता है। और पाचन के बाद फिर जैसे ही पाचन पूरा हो जाता है, फिर भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मीन्स ये होता है अवशोषित जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अवशोषित करने के बाद कोशिकाओं तक, टिश्यू तक पहुंचाना, यही काम क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद जो वेस्ट फूड बचेगा उसी चीज को हम कहते हैं उत्सर्जन। चलिए अब हम देखते हैं आगे। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? अंगों का समूह है जो क्या करेगा? जो पाचन क्रिया कराने में सहायता करेंगे, उन अंगों के समूह को बोलते हैं। तो कौन कौन से अंग पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, ये हम जरा देखते हैं इसमें। सबसे पहला सबसे पहला अंग है आहार नल। पाचन तंत्र को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, एक तो आहार नल और दूसरा होता है सहायक सहायक पाचक ग्रंथियां। सहायक पाचक ग्रंथियां। आहार नल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यहां लिख देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब जो आहार नाल वाला भाग है इसको हम पढ़ेंगे अभी। आहार नाल की लंबाई लगभग 33 फीट या 9 मीटर होती है। आहार नाल कहां से कहां तक? आहार नाल हमारे मुख गुहा से लेकर एनस तक, गुदा तक का भाग आहार नाल कहलाता है। इसके अंदर ये वो भाग है जहां पर भोजन होकर गुजरता है, उसी को हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, इन अंगों को हम देखते हैं कि आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से अंग शामिल किए जाते हैं या कौन कौन से अंग यहाँ पर आते हैं। तो आहार नाल के अंतर्गत सबसे पहला जिसे हम कहते हैं मुख गुहा। तो आहार नाल में सबसे पहला जो है वो कौन सा अंग आएगा? मुख गुहा, जिसे हम माउथ कैविटी माउथ कैविटी कहते हैं। दूसरा, मुख गुहा के बाद दूसरा भाग जो इसमें आएगा उसको हम बोलेंगे ग्रास नली। ग्रास नली, जिसे हम कहेंगे ईसो ईसोफेगस। ईसोफेगस। इसके बाद ग्रास नली के बाद तीसरा भाग आमाशय कहलाएगा, जिसे आप नॉर्मल भाषा में पेट कहते हैं, आमाशय, जिसे स्टमक कहते हैं, जिसे स्टमक कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं आमाशय के बाद जो चौथा भाग आता है इसमें, वो आता है इसके बाद छोटी आंत। इसके बाद अगला भाग है छोटी आंत, इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद अगला और लास्ट भाग जिसे हम कहते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज
इंटेस्टाइन। तो क्लियर हुई बात यहां तक। आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख गुहा, आहार नाल का दूसरा भाग ग्रास नली, आहार नाल का तीसरा भाग आमाशय और आहार नाल का चौथा भाग छोटी आंत और आहार नाल का अगला भाग पांचवा अंतिम भाग बड़ी आंत। तो ये जितने भाग हैं ये सब शामिल होते हैं आहार नाल के अंतर्गत। इसके बाद सहायक पाचक ग्रंथियों में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन कौन से भाग शामिल होते हैं इनको हम जरा समझते हैं। यहां पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहला मुख गुहा में जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं उसे हम कहते हैं लारीय ग्रंथियां। तो सबसे पहला लारीय ग्रंथियां, जिसे हम इंग्लिश में सैलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। लारीय ग्रंथियां कहाँ होती हैं? ये मुख गुहा में। लारी ग्रंथियों के बाद जो हमारा जठर वाला भाग आता है, आमाशय वाला भाग आता है, इसमें पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं इसको। जठर ग्रंथियों के बाद जो हमारा अगला छोटी आंत वाला आता है, छोटी आंत के आगे तीन भाग होते हैं, हम पढ़ेंगे अभी आगे डिटेल में। उसमें एक भाग होगा ग्रेडी डेडुनम, उसके पास या उसी में जो अपना रस देते हैं यकृत, लीवर और अग्न्याशय, यकृत और अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज बोलते हैं इसको। तो ये दो ग्रंथियां। इसके बाद छोटी आंत में ही हमारी पाई जाती हैं आंतरीय ग्रंथियां, आंतरीय ग्रंथियां। तो ये है हमारा पूरा का पूरा पाचन तंत्र। सबसे पहला भाग आहार नाल जो कि 33 फीट या 9 मीटर का होता है। आहार नाल में सबसे पहला भाग मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत। इसके बाद फिर सहायक पाचक ग्रंथियों में फिर बात करते हैं लारी ग्रंथियों की, और लारी ग्रंथियों के बाद जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियों के बाद यकृत, यकृत के बाद अग्न्याशय, अग्न्याशय के बाद आंतरिक ग्रंथियां इंटेस्टाइनल ग्लैंड। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले एक एक करके इन्हीं अंगों को हम पढ़ते हैं और इन्हीं अंगों के बारे में पूरा का पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। चलिए हम एक बात आपको डायग्राम दिखा के दिखाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये है हमारा डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का। चलिए इसको हम समझते हैं। ये पेन लेते हैं अलग कलर से जो आपको क्लियर दिख जाए, ये लेते हैं। चलिए सबसे पहला आप भाग देख रहे हो, इसमें ये लिखा हुआ है आपका माउथ। सबसे पहला भाग माउथ, इसी को हम माउथ कैविटी या मुख गुहा कहते हैं, जो हमने पढ़ा था आहार नाल का पहला भाग। इसके बाद इसी मुख गुहा में आप ये देख रहे हो सैलाइवरी ग्लैंड्स, जिसे हम कहते हैं लारीय ग्रंथियां। इसी सैलाइवरी ग्लैंड को ही हम बोलते हैं लार ग्रंथियां। तो दूसरा भाग लार ग्रंथियां आपने देख लिया। इसके बाद ये जो भाग आपको दिख रहा है ईसोफेगस, इसी को हमने कहा था यही है ग्रास नली। तो मुख गुहा, मुख गुहा के बाद अगला भाग कौन सा आ गया? ग्रास नली। यही ग्रास नली यहां से होती हुई फिर ये ग्रास नली भोजन को कहां भेजेगी? ये जो हमारा भाग दिख रहा है यही भाग है स्टमक। क्या बोलते हैं इसी को? स्टमक, या इसी को हम कहते हैं आमाशय। क्या कहा जाता है इसी को? आमाशय। इसके बाद ये जो पत्ती नुमा संरचना दिख रही है आपको, ये इसी भाग को हम बोलते हैं पैनक्रियाज, या इसी को हिंदी में कहते हैं हम अग्न्याशय, अग्न्याशय। इसके बाद ये आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर का ये वाला भाग,
ये जो ग्रीन कलर का भाग दिख रहा है यही है आपका गाल ब्लैडर, जिसको हम कहते हैं पित्ताशय। इसमें पित्त रस का संचय होगा, अभी हम आगे बात करेंगे इसकी। पित्ताशय, पित्ताशय। चलिए नेक्स्ट, ये जो आपको दिख रही है ये अंदर वाला भाग, लाइट आते हैं आपको, ये वाला भाग। चलिए ये जो भाग आपको दिख रहा है ये पूरा, ये अंदर वाला भाग यही है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। इसी को हम कहते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। इसके बाद ये छोटी आंत के चारों तरफ ये जो संरचना दिख रही है यही है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम कहते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत। क्लियर बात यहां तक की। चलिए इसके बाद इसी बड़ी आंत के 3 भाग होंगे, आगे पढ़ेंगे हम। ये वाला भाग सीकम, सीकम के ही एक तरफ अपेंडिक्स, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। और ये जो दूसरा वाला भाग इधर वाला जिसे रेक्टम बोलते हैं, ये पूरा है रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं। और इसी मलाशय के एक किनारे पर एनस पाया जाता है। क्लियर हो गई बात। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग, ये भाग कहलाता है लीवर, यकृत, क्योंकि एक ग्लैंड है। अभी आगे बात करेंगे इसकी हम। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक अंग क्लियर हो चुके हैं। ये डायग्राम आप देख लीजिए, ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। क्लियर हो गई बात यहां तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं, एक एक अंगों की बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला है मुख गुहा। सबसे पहला जो आहार नाल का भाग है वो है मुख गुहा, जिसे हम कहते हैं माउथ कैविटी, या इसी चीज को, कई नाम है इसके, इसी चीज को हम कहते हैं एक नाम में ओरल कैविटी। ये सारे इसके नाम हैं। एक नाम इसका बकल कैविटी भी आता है मुख गुहा का। चलिए अब हम बात करते हैं मुख गुहा में क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुख गुहा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहली बात, मुख गुहा में क्या क्या होता है। सबसे पहला सवाल तो यहां से यही आएगा कि आहार नाल का ये पहला भाग होता है। आहार नाल का पहला भाग क्या कहलाता है। तो आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा कहलाता है। चलिए मुख गुहा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो मुख गुहा में दांत होते हैं, मुख गुहा में जीभ होती है, मुख गुहा में लार ग्रंथियां होती हैं। 3 चीजें होंगी, मुख, दांत होंगे, जीभ होगी और लार ग्रंथियां होंगी। ये 3 चीजें हमारे मुख गुहा में होंगी। इन एक एक के बारे में स्टडी करेंगे और तब जाके हमारा मुख गुहा कंप्लीट होगा। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं दांत की। सबसे पहले हम बात करेंगे दांत के बारे में, क्या क्या चीजें दांत के बारे में इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सबको देखेंगे हम। दांत, चलिए तो सबसे पहला सवाल कि दांतों का अध्ययन हम साइंस की किस ब्रांच में करते हैं। दांतों की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो दांतों की स्टडी को हम बोलते हैं डेंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को, दांतों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, डेंटोलॉजी। चलिए अगर आपको दांतों में कोई समस्या हुई तो आप डॉक्टर के पास जाते हो
तो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर का नाम, डॉक्टर को क्या कहा जाता है, या जो इसकी पढ़ाई करता है, इसकी पढ़ाई करने वाले को क्या कहा जाता है, डेंटिस्ट। क्या कहा जाता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है। चलिए अब हम हमारे ह्यूमन के, हमारे मनुष्यों में, हम लोगों में जो दांत होते हैं, जो टीथ पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या गुण होते हैं, उसकी बात करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहला हमारे दांतों का जो गुण होता है, हम लोग दांतों के आधार पर हेटेरोडोंट कहे जाते हैं। यानी सबसे पहला गुण विषम दंती, सबसे पहला गुण विषम दंती। क्यों विषम दंती या हेटेरोडोंट कहलाते हैं, हेटेरोडोंट हम लोग विषम दंती क्यों कहलाते हैं, क्योंकि हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक ही प्रकार के दांत पाए जाते होते तो समदंती कहलाते, अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं इसलिए हम विषम दंती कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आगे की बात है, अभी हम इसमें बात करेंगे आगे। दूसरा गुण होता है गर्त दंती। गर्त दंती क्यों कहे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं थीकोडोंट, गर्त दंती क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं वो मसूड़ों के अंदर स्थित सॉकेट में धसे होते हैं। मसूड़ों के अंदर धसे होने के कारण ही हम गर्त दंती कहलाते हैं। तीसरा भाग, तीसरा जो हमारे दांतों का गुण है उसे हम कहते हैं द्विवार दंती। द्विवार दंती, तो मनुष्य द्विवार दंती होते हैं। द्विवार दंती इसके नाम से देखिए, द्विवार दंती यानी जीवन काल में 2 बार आने वाले, हमारे मुख गुहा में दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं, इसलिए हम द्विवार दंती कहलाते हैं। इसे हम कहते हैं बाईफाइकोडोंट, बाईफाइकोडोंट। तो क्लियर हुई बात। अब हम इसी के बारे में एक एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे अभी आगे। चलिए, तो सबसे पहला हमने पढ़ा था कि हमारे जो तीत होते हैं वो हम लोग विषम दंतियों की श्रेणी में आते हैं। विषम दंती क्यों विषम दंतियों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हमारे मुख गुहा में 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। चलिए भाई, कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, अभी हम दिखाएंगे डायग्राम आपको। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, तो सबसे पहला जिसे हम कहते हैं कृंतक, सबसे पहले को हम कहते हैं कृंतक, जिसे हम कहते हैं इंसीजर, इंसीजर। दूसरा रदनक, रदनक जिसे हम कहते हैं कैनाइन, रदनक को कैनाइन। तीसरा जिसे हम कहते हैं अग्र चमड़क, अग्र चमड़क, प्रीमोलर, प्रीमोलर। इसके बाद लास्ट चमड़क, इसे हम कहते हैं मोलर, मोलर। ये 4 प्रकार के दांत हमारे मुख गुहा में पाए जाते हैं। अब इनकी संख्या के बारे में बात कर ले कि जो कृंतक है, जो इंसीजर है, वो इंसीजर की संख्या कितनी होती है। तो जो इंसीजर है, इंसीजर होते हैं 8, कैनाइन होते हैं 4, प्रीमोलर होते हैं 8, मोलर होते हैं 8 + 4 यानी 12। 8 + 4 क्यों लिखा इसको, बात समझते हैं इसको। 8 + 4 क्यों लिखा गया, देखते हैं। ये जो 4 हैं ये हमारे मुख गुहा में अवशेषी अंगों के रूप में होते हैं। ये अवशेषी अंग कहलाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। क्यों, इन्हीं को हम बोलते हैं अक्ल के दांत। क्या कहा जाता है इसको, अक्ल के, इसी को हम कहते हैं अक्ल के दांत, अक्ल के दांत। चलिए, जो ये इंसीजर हैं इनका काम होता है भोजन को
काटना, भोजन को काटना। और इन्हीं इंसीजर को हम स्माइली टीथ भी कहते हैं, स्माइली टीथ। क्यों? क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो यही हमें दिखाई देते हैं। हंसते समय तो सारे दिखाई देते हैं, लेकिन स्माइल करते समय यही हमें दिखाई देते हैं। जो कैनाइन है, रदनक, ये काम क्या करते हैं? भोजन की चीड़ फाड़ करने की, यानी भोजन को चीरना फाड़ना, भोजन की चीड़ फाड़, चीड़ना फाड़ना, ये काम किसका है? ये काम है कैनाइन का। तो भोजन की चीड़ फाड़ करने का काम कैनाइन करते हैं। अग्रचमड़क की बात करें तो अग्रचमड़क का काम है भोजन को पीसना या चबाना, भोजन को पीसना, ये काम किसका है? अग्रचमड़क का। इसके बाद जो चमड़क बचे हैं, चमड़क का काम है भोजन को चबाना और चबाने के साथ साथ भोजन को लार के साथ मिलाना, लार के साथ मिलाना, यह काम है अग्र चमड़क का, सॉरी चमड़क। क्लियर बात यहां तक की? अब हम इसके बारे में और डिटेल से आगे पढ़ते हैं। चलिए, हमारे दांतों की दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। चलिए हम पहले दांतों का एक डायग्राम देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं दांत कौन कौन से कहां कहां पर होते हैं। ये हमारे पास एक इमेज है जो हम आपको दिखाते हैं। चलिए भाई, दांत वाली इमेज ये है। चलिए देखिए, चलिए देखिए, ये ऊपरी जबड़ा इसे लिखा हुआ है अपर जा। दो जबड़े होते हैं, एक ऊपरी एक निचला जबड़ा, अपर जा। और ये है हमारा लोअर जा। जो अपर जा है इसकी हड्डी मैग्जिला हड्डी कहलाती है, मैग्जिला बोन कहलाती है, इसलिए ऊपरी जबड़े को हम मैग्जीब्यूलर कहते हैं। ऊपरी जबड़े को हम मैग्जीब्यूलर जॉ बोलते हैं, मैग्जीब्यूलर जॉ। जो निचला जबड़ा है उसी को हम कहते हैं मैंडीब्यूलर जॉ। मैंडीब्यूलर जॉ क्यों? क्योंकि निचले वाले जबड़े की हड्डी मैंडीब्यूलर हड्डी या मैंडिबल हड्डी कहलाती है, इसलिए निचला जबड़ा मैंडीब्यूलर। 16 ऊपरी जबड़े में, 16 निचले जबड़े में। सबसे पहले आप देखिए इन चार दांतों को, ये लिखे हुए हैं इंसीजर, ये लिखे हुए हैं इंसीजर। तो ये चार दांत जो हैं ये हैं इंसीजर। इसके बाद इन चार दांतों के बाद जो आपको ये दांत दिख रहे हैं, एक एक, पहले ऊपर समझ लेते हैं। पहले ये दोनों दांत कहलाते हैं कैनाइन, दूसरे जो हमने रदनक पढ़े थे। अब इसके बाद आप बात ध्यान से समझना, एक दो, ये दोनों हैं प्रीमोलर, जिसे हमने कहा था अग्र चमड़क। ये फर्स्ट प्रीमोलर, ये सेकेंड प्रीमोलर। इसके बाद 1 2 3, ये तीनों ये कहलाते हैं मोलर, जिसे हमने चमड़क कहा था। फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर। बात याद रखना, ये जो थर्ड मोलर है, तीसरा चमड़क, इसी तीसरे चमड़क को ही विजडम टीथ यानी अकल के दांत कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? अब आप गिन लीजिए इसको, कौन कौन से दांत कितने हो गए संख्या में, आप समझिए ध्यान से। 1 2 3 4, ऊपर 4, नीचे देखिए 1 2 3 4, ये 8 हो गए आपके कृंतक। इसके बाद
1 2 3 4, ये आपके 8 और 4 हो गए कैनाइन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम 1 2 1 2 4 2 4, यहां 8 हो गए आपके प्रीमोलर। इसके बाद 1 2 3 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए आपके मोलर। क्लियर हो गई बात? देख लीजिए आप डायग्राम एक बार, ये सारे आपके दांत क्लियर हो गए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। दांतों की हमारे दूसरी प्रॉपर्टी थी द्विवार दंती। हम लोग द्विवार दंती होते हैं। भाई क्यों कहे जाते हैं हम लोग द्विवार दंती? बात समझते हैं हम ध्यान से। दूसरा गुण है हमारे दांतों का द्विवार दंती। क्यों भाई द्विवार दंती हम लोग कहे जाते हैं? क्योंकि हमारे मुख में जो दांत होते हैं, हमारे मुख में दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं। जीवन काल में 2 बार आते हैं, इसलिए हम द्विवार दंती कहलाते हैं। दांत जीवन काल में, जीवन काल में 2 बार आते हैं। जीवन काल में 2 बार आते हैं, इसलिए हम द्विवार दंती कहलाते हैं। चलिए भाई इसके आधार पर एक तो होते हैं हमारे स्थायी दांत, जिसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। एक तो है स्थायी दांत और एक होते हैं अस्थायी दांत। स्थायी दांत और अस्थायी दांत। तो जो अस्थायी दांत होते हैं ये दरअसल आते हैं पहले और फिर टूट जाते हैं, इसलिए इन अस्थायी दांतों को हम एक नाम और देते हैं। इन्हीं को ही कहा जाता है दूध के दांत, मिल्क टीथ। कितने होते हैं ये? संख्या होती है इनकी 20। अब जरा बात समझना ध्यान से, कुल दांत कितने होते हैं? 32 यानी 32। 20 तो हो गया स्थायी, इसका मतलब 12 हो गए स्थायी। नहीं, स्थायी दांत पूरे 32 होते हैं। कैसे होते हैं 32? ध्यान समझते हैं इसको। सबसे पहले जो 20 दांत आए हैं ये हमें पता है कि टूट जाएंगे, इसलिए अस्थायी हो गए। अब वो टूटने के बाद फिर वो 20 उगेंगे और उन 20 के साथ साथ ये 12 भी आएंगे, इसलिए अब ये आए हैं और ये अब परमानेंटली रहेंगे, इसलिए ये 32 के 32 दांत हो गए स्थायी दांत। क्लियर बात? इन अस्थायी दांतों में कौन कौन से दांत होंगे ध्यान से समझना। इन अस्थायी दांतों में 8 तो इंसीजर होंगे, प्लस 4 कैनाइन होंगे, प्लस 0 प्रीमोलर होंगे, यानी एक भी प्रीमोलर नहीं होगा, प्लस 8 मोलर होंगे। अब बात यहां ध्यान से समझिएगा। इंसीजर पूरे हैं, कैनाइन पूरे हैं, प्रीमोलर अग्र चवाणक यहां पर एक भी नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, ये पेपर में सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अस्थायी दांतों में, दूध के दांतों में या अस्थायी दांतों में कौन से दांत अनुपस्थित रहते हैं? अस्थायी दांतों में या दूध के दांतों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? तो सबसे पहली बात अग्र चवाणक अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद मोलर हमारे कितने होते हैं? 12, लेकिन यहां लिखे हैं 4, यानी एक मोलर भी अनुपस्थित है। कौन सा? वही अक्ल के दांत वाला जिसे हमने कहा था तीसरा चवाणक। तीसरा चवाणक, ये तीसरा चवाणक भी यहां से अनुपस्थित होता है, यानी तीसरा चवाणक भी यहां पर शामिल नहीं होता। क्लियर हो गई बात? चलिए स्थायी दांतों में 32 होंगे। अब इसके बाद कुछ हम और समझते हैं आगे और इसको ध्यान से देखते हैं। तो इसका तो हम साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो सबसे पहला सवाल इसी का कि हमारे मुख में या दांतों में कितने दांत जीवन काल में एक बार आते हैं। तो जीवन काल में एक बार आने वाले या उगने वाले, जीवन काल में एक बार आने वाले जीवन काल में एक बार आने वाले, तो कितने दांत जीवन काल में एक बार आते हैं। तो 12 दांत। 12 दांत जीवन काल में एक बार आते हैं। दूसरा सवाल, जीवन काल में 2 बार आने वाले, जीवन काल में 2 बार आने वाले, तो 2 बार कितने दांत आते हैं। तो भाई 20। जो मिल्की टीथ थे, जो अस्थायी दांत थे, वो जीवन काल में 20 दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं, और जो 12 दांत हैं वो जीवन काल में एक ही बार आते हैं। चलिए, क्लियर बात हो गई यहाँ तक। तो दांतों के बारे में 2 चीजें हमने पढ़ ली, कौन कौन से किनके क्या काम है, संख्या कितनी होती है, और उसके अलावा कौन कितनी बार आता है, अस्थायी और स्थायी दांत कितने होते हैं। चलिए, अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दांतों के बारे में और चीज देखते हैं। चलिए, तो सवाल हमारा है कि जो हमारे दांत हैं ये डेंटिन बने होते हैं। सबसे पहली बात तो डेंटिन, इसी डेंटिन के ऊपर इनामेल की परत चढ़ी होती है, जिसे हम एनामेल बोलते हैं, इनेमल भी बोला जाता है। इनामेल की परत चढ़ी होती है, और ये इनामेल जो होता है किसका बना होता है। तो ये इनामेल कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और ये इनामेल है, इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्यों सबसे कठोर है? क्योंकि इनामेल, एक सवाल अक्सर ये भी पूछा जाता है कि इनामेल में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है। तो इनामेल में 0% पानी पाया जाता है, इसलिए इनामेल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्लियर कहानी यहाँ तक की। चलिए, और इसी इनामेल के कारण हमारे दांत चमकते हुए बड़ा सुंदर दिखाई पड़ते हैं, इसी इनामेल की परत के कारण। और इनामेल ही हमारे दांतों को कठोरता प्रदान करता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के हमारे दांत बने होते हैं। क्लियर हो गई बात। तो दांतों के बारे में इतना काफी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा भाग हमारे मुख गुहा में जो होता है वो है जीभ। तो दूसरा भाग जीभ, हम टंग कहते हैं। जीभ के बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले हम आपको जीभ का एक डायग्राम दिखाते हैं। जीभ का डायग्राम आपके सामने ये है। ये है हमारा जीभ का डायग्राम। अब हम इसको समझते हैं पहले, फिर हम इस डायग्राम की बात करेंगे। चलिए, तो जीभ की बात करें तो सबसे पहला सवाल, जीभ एक संवेदी अंग है। याद रखना, ये
संवेदी अंग, सेंसिबल ऑर्गन है। अब भाई संवेदी अंग है तो हमारे शरीर में कितने संवेदी अंग होते हैं? तो हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग हैं। कौन कौन से? तो एक तो हो गया जीभ। संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं? जीभ, आंख, कान, त्वचा, नाक। जीभ, आंख, कान, त्वचा, नाक, ये 5 संवेदी अंग है। क्या करते हैं ये चीजों को सेंस करने का काम करते हैं। चीजों को सेंस करने का काम, और उन सिग्नल्स को दिमाग के पास भेजते हैं। दिमाग बताता है कि ये क्या चीज है। चलिए, तो जीभ एक संवेदी अंग है, तो इसकी बात कर लेते हैं। ये बात हो गई हमारी कि 5 हमारे संवेदी अंग होते हैं। तो ये हो गया काम खत्म। चलिए नेक्स्ट, जो जीभ है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। जीभ एक मांसल अंग है, मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जीभ में मांसपेशियां होती हैं, जीभ में हड्डियां नहीं होती, इसलिए जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन, मांसपेशी अंग होता है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई, तो लगभग इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर की होती है। जीभ की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर। और जीभ जिस हड्डी से जुड़ी होती है उस हड्डी का नाम होता है आयड बोन। कंकाल तंत्र में हम इन हड्डियों के बारे में देखेंगे। आयड हड्डी, तो जीभ कौन सी हड्डी से जुड़ी होती है? तो जीभ हायड हड्डी से जुड़ी होती है। और ये हायड हड्डी हमारे गले में पाई जाती है। इसे हम यू आकार की हड्डी भी बोलते हैं। जब कभी कोई आत्महत्या करता है तो उस समय फंदा फांस लगा के, तो उस समय ये हार्ड हड्डी टूट जाती है, तभी जीभ बाहर की ओर अटक आती है। क्लियर हुई बात? तो जीभ किस हड्डी से जुड़ी होती है? हार्ड हड्डी से। लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। जीभ एक मांसल अंग है। जीभ संवेदी अंग होता है। अब जीभ पर, जीभ स्वाद लेने का काम करता है, तो जीभ पर टेस्टिंग बड्स यानी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ पर क्या होती है? जीभ पर स्वाद कलिकाएं, टेस्टिंग बड्स। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं टेस्टिंग बड्स, स्वाद कलिकाएं। और इन्हीं स्वाद कलिकाओं को कभी कभी एक नाम से पेपर में पूछेगा, इन्हीं स्वाद कलिकाओं को पैपिली कहा जाता है। पैपिली, तो आपसे पूछा जाए पैपिली कहाँ होती है, तो जीभ पर। इन्हीं स्वाद कलिकाओं को हम पैपिली कहते हैं। कई अलग अलग प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनसे हम अलग अलग प्रकार का स्वाद लेते हैं। ये आपके पास डायग्राम बना हुआ, चला इसको समझ लेते हैं आप। जीभ के सबसे आगे वाले भाग से, जीभ के सबसे आगे वाले भाग से हमें मीठे का स्वाद आता है, लिखा हुआ है स्वीट। साइड से इसके बाद नमकीन का स्वाद आता है, इसके बाद खट्टे का स्वाद आता है, ये तीखा, इसे आप बिटर कहते हो, कड़वा। और इसके बाद यहाँ पर गिंगर गार्लिक का एक जो अपना एक अदरक लहसुन वाला स्वाद है वो मिलता है। तो सबसे आगे से मीठा, उसके बाद साल्ट यानी नमकीन, उसके बाद खट्टा, उसके बाद तीखा। क्लियर हो गई बात यहां तक की? चलिए, तो जीभ की कहानी खत्म। अब हम बात करते हैं इसके बाद, तो तीसरा भाग है हमारे मुख गुहा में, वो होती है हमारी लार ग्रंथियां। जो तीसरा भाग मुख गुहा में है वो है लार ग्रंथियां यानी सैलाइवरी ग्लैंड। सैलाइवरी ग्लैंड। अब हम बात करते हैं इनको, सैलाइवरी ग्लैंड को। एक डायग्राम आपको दिखाते हैं हम सैलाइवरी ग्लैंड का। कहाँ गया सैलाइवरी ग्लैंड? ये है। चलिए देखिए भाई, चलो घबराना, ये देखिए। चलिए भाई देखते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले आपको ग्लैंड दिख रही है, ये कान के नीचे। इस पेन से सबसे पहले आपको ग्लैंड दिख रही है, ये कान के नीचे। ये हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये ग्लैंड,
ये, और इसी ग्लैंड को हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। अभी हम बताएंगे कि कौन। तो ग्लैंड सबसे पहले आपको दिख गई पैरोटिड ग्लैंड, और इसके बाद ये आपको एक ग्लैंड दिख रही है, ये इस ग्लैंड को कहते हैं सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, जो जबड़े के नीचे होती है, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। एक ग्लैंड आपको ये दिख रही है, ये, इसको हम कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड हैं, 3 जोड़ी में, यानी संख्या में 6, जोड़ी में 3। पैरोटिड कान के नीचे, सब मैंडिब्यूलर निचले जबड़े में, सब लिंगुअल जीभ के नीचे। तो 2 कान के नीचे, 2 जबड़े के नीचे, 2 जीभ के नीचे। तो ये आपकी जो है, ये आपकी 3 जोड़ी यानी 6 लारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं। चलिए इसको हम चलिए, तो सबसे पहले लार ग्रंथियों में, लार ग्रंथियां कितनी होती हैं संख्या में? तो ये 3 जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी, ध्यान रखना, 3 जोड़ी, संख्या में 6, संख्या में पूछेगा तो 6, जोड़ी में तो 3 जोड़ी। चलिए भाई, नाम क्या क्या है इनके? तो पहली, जिसके हम बोलते हैं पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। तो पहली है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी है सब मैंडी, सब मैंडिब्यूलर, तीसरी है सब लिंगुअल। तो ये भी संख्या में 2 होती हैं, ये भी संख्या में 2 होती हैं, ये भी संख्या में 2 होती है। तो 6 हो गई। कहाँ कहाँ? पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड निचले जबड़े में, सब लिंगुअल ग्लैंड जीभ के नीचे। क्लियर हो गई बात? चलिए, इसी पैरोटिड ग्लैंड में ही आपने सुना होगा मम्स हो जाते हैं एक वायरस के इन्फेक्शन से। मम्स, इस वायरस को हम कहते हैं पैरामाइक्सी। इस पैरामाइक्सी वायरस से ही हमारे मुख में, हमारे इस पैरोटिड ग्लैंड में मम्स हो जाते हैं, जिसे गलसुआ रोग कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? गलसुआ रोग, इसे हम मम्स कहते हैं। क्लियर बात? सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो पैरोटिड ग्लैंड है। सबसे ज्यादा लार बनाने वाली जो ग्रंथि है वो है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। क्लियर बात इतनी? चलिए, अब लार ग्रंथियां करती क्या है? तो लार ग्रंथियां लार का स्राव करती है, लार निकालती है भाई। अब इस लार का सबसे पहली बात, पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना, इस लार का पीएच मान होता है 6.8। आपको पता होगा पीएच स्केल पर अगर किसी भी चीज का वैल्यू, कोई भी वो है, तो उसकी वैल्यू अगर 7 होती है तो इसका मतलब वो उदासीन नेचर का है। अगर 7 से कम है तो इसका मतलब एसिडिक या अम्लीय नेचर का है। अगर 7 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो क्षारीय बेसिक नेचर का है। तो वैल्यू यहां पर आपको दिख रही है 6.8, यानी 7 से कम है। तो ये नेचर इसका हल्का अम्लीय है। नेचर इसका कैसा है? हल्का अम्लीय है। क्लियर हो गई बात? अब लार में कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि इसमें जल होगा, मैक्सिमम 90 to 95% तो जल होता है। इसके अलावा इसमें एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं, और इसी में आपका होता है लाइसोजोम या लाइसोजाइम।
ये लाइसोजाइम जो है ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबैक्टीरियल, जिसे हम कहते हैं जीवाणु, जिसे हम कहते हैं जीवाणु रोधी, एंटीबैक्टीरियल जीवाणु रोधी। क्या होता है, अगर आप कभी कोई बैक्टीरिया लगे हुए, कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु लगे हुए अगर आपने भोजन खा लिया, तो उस भोजन को ये बैक्टीरिया हमारे मुख में ही मार देंगे। इन लाइसोजाइम का काम है। इसको हम अपना प्रतिरक्षा रक्षा करने वाला भी, पुलिसमैन भी बोल सकते हैं इसको। ये सबसे पहले रक्षा करता है वो भोजन की कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। अगर एंजाइम की बात करें तो एंजाइम में टाइलिन, टाइलिन या इसी को हम बोलते हैं सैलाइवरी, सैलाइवरी एमाइलेज या लारी अमाइलेज। तो टाइलिन या लारी अमाइलेज ये एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है। अब एंजाइम है तो कुछ ना कुछ तो काम कराता होगा भाई, तो इसकी बात हम देखते हैं कि ये क्या काम कराता है। ये आपका एंजाइम जो ये है टाइलिन, क्या काम कराता है, तो इसकी बात हम देखते हैं भाई। जो टाइलिन एंजाइम है ये हमारे मुख गुहा में जो हम स्टार्च लेते हैं उस स्टार्च का पाचन कराता है। याद रखना, केवल और केवल स्टार्च का पाचन कराएगा। यानी स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। तो मुख गुहा में केवल स्टार्च का पाचन होगा, केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कराता है, तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका टाइलिन एंजाइम या सैलाइवरी एमाइलेज या लारी अमाइलेज एंजाइम कराता है। क्लियर बात यहां तक की? चलिए, तो आपका जो मुख गुहा वाला भाग था वो हमने भाग कर लिया है। लार ग्रंथियां हो गई, जीभ के बारे में हम पढ़ चुके, दांत के बारे में हम पढ़ चुके। तो हमारा पहला भाग जो आहार नाल का था, मुख गुहा, वो हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो मुख गुहा से जो भोजन निकलता है, मुख गुहा से निकलने वाले भोजन को, याद रखिएगा ये बात, मुख गुहा से निकलने वाले भोजन को क्या कहते हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मुख गुहा से, हाँ, ये जो स्टार्च का पाचन हो चुका है, यहां से जो भोजन निकलेगा, याद रखना, मुख गुहा से, मुख गुहा से निकलने, मुख गुहा से निकलने वाले भोजन को, मुख गुहा से निकलने वाले भोजन को क्या कहते हैं, तो मुख गुहा से निकलने वाले भोजन को बोलस फूड कहते हैं। बोलस फूड, बोलस भोजन, याद रखना ये बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, कि मुख गुहा से निकलने वाले भोजन को क्या कहा जाता है, बोलस फूड। इस बोलस फूड में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका है, स्टार्च का पाचन हो चुका है, थोड़ा बहुत, इसके अलावा प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ, वसा का पाचन नहीं हुआ। अब ये बोलस फूड यहां से निकलकर ग्रास नली के रास्ते, ग्रास नली से होता हुआ, ईसोफेगस से होता हुआ आमाशय तक जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आमाशय के बारे में। तो अगला भाग होगा हमारा पाचन तंत्र, आहार नाल का आमाशय। चलिए, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लासेस की अगली सीरीज। और हमारा चल रहा था जनरल साइंस के पोर्शन में जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमने पाचन तंत्र चैप्टर को देखा था, और पाचन तंत्र चैप्टर में हमने मुख गुहा की बात पढ़ ली थी। अब हमें मुख गुहा के आगे पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा पाचन तंत्र का अगला भाग, आहार नाल का, मुख गुहा के बाद अगला भाग है हमारा ग्रास नली। ग्रास नली, इसको हम ईसोफेगस कहते हैं, ईसोफेगस।
और इसी इसोफेगस का एक और नाम है, इसी को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? फूड पाइप। तो मुख गुहा के बाद अगला जो स्टेप आता है, अगला भोजन का जो मुख गुहा के बाद जो भोजन पहुंचता है वो पहुंचता है ग्रास नली में। और इस ग्रास नली की जो लंबाई है, इस ग्रास नली की जो लंबाई है वो लगभग, ग्रास नली की जो लंबाई है वो लगभग आपकी 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती ग्रास नली की लंबाई? लगभग 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। चलिए भाई नेक्स्ट, काम क्या करती है ये ग्रास नली? तो ये भोजन को रास्ता प्रदान करती है, यानी भोजन को मुख गुहा से लेकर आमाशय तक पहुंचाती है। अब एक सवाल यहाँ से ये आता है कि जो ग्रास नली में जो भोजन है उस भोजन को क्या बोलते हैं? भाई जो मुख गुहा से भोजन निकला था उस भोजन को हमने बोलस फूड कहा था, तो ग्रास नली में जो भोजन होगा उस भोजन को कहा जाएगा बोलस फूड। नेक्स्ट, तो एक सवाल यहां से ये आता है कि ग्रास नली जो भोजन है, भोजन को मुख गुहा से मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाते हैं, आमाशय तक पहुंचाती है। तो भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का काम कौन करती है? ग्रास नली। अब एक सवाल यहाँ पर यह है कि इसके अंदर जो भोजन होता है वो एक गति होती है विशेष प्रकार की, जिसको हम बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति। तो आहार नाल में जो गति होती है उसको हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो याद रखना कि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है ये कहाँ होता है? ये ग्रास नली में होता है। इसका मतलब ये होता है कि ग्रास नली फूलना पिचकना इसी के द्वारा भोजन को आगे की ओर सरकता है इसमें भोजन, उसी को हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। चलिए भाई, तो हमारा भोजन मुख गुहा से ग्रास नली से होता हुआ आमाशय तक पहुंच चुका है। तो अगला भाग है हमारा आमाशय। चलिए, तो अगला भाग है आमाशय। इसको हम स्टमक कहते हैं, स्टमक। तो हमने आहार नाल का हमारा तीसरा स्टेप है ये, भोजन का तीसरा रास्ता जहां पर हम आमाशय में पहुंचते हैं। तो आमाशय की अगर बात करें तो आमाशय की सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है कि आमाशय हमारा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन है? आमाशय है, सबसे चौड़ा भाग होता है। नेक्स्ट, अगर इसकी बात करें तो कहा जाता है कि इसका जो आकार होता है हमारे आमाशय का, आमाशय का जो आकार है वो आकार होता है जे आकार का। तो आमाशय जे आकार का एक थैला होता है, जे आकार का थैला होता है, जे आकार का थैला होता है। नेक्स्ट, आमाशय की बात करें अगर तो हमारे आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं इसकी, आमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाएंगी आमाशय में? जठर ग्रंथियां, जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। अब ये जठर ग्रंथियां करती क्या? दरअसल जो जठर ग्रंथियां होती हैं यहाँ पर इनके दो भाग होते हैं। अब दोनों भागों के अलग अलग काम है। ये मुख्य रूप से जठर रस का स्राव करेगी। आप इतना याद रखिएगा कि ये क्या करेगी? जठर रस का स्राव करती है।
अब ये जठर रस में क्या होता है, बात को ध्यान से समझेंगे। इस जठर रस में एक तो होगा आपका HCl, इसके अलावा इसमें होंगे एंजाइम। तो क्या क्या होगा, HCl होगा और एंजाइम होंगे। एंजाइम कौन कौन से होंगे जिसमें बात करते हैं अभी, फिर हम एक एक कार्य देखेंगे कि क्या क्या कार्य करेंगे। एंजाइम की बात करें यहां पर, तो एंजाइम एक तो होगा यहां पर आपका रेनिन, रेनिन। इसके अलावा एक एंजाइम होगा यहां पर पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। तो दो एंजाइम होंगे यहां पर। अब इनके कार्य क्या है वो हम आगे बात करेंगे अभी, कि रेनिन क्या कार्य करता है, पेप्सिन क्या कार्य करता है और HCl क्या कार्य करता है। चलिए भाई नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं HCl के कार्य। तो HCl क्या कार्य करता है भाई, HCl हमारे शरीर में जठर रस में पाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा ही करेगा। सबसे पहली बात, HCl का सबसे पहला कार्य है कि ये जो हमारा भोजन है उस भोजन को अम्लीय माध्यम देता है, भोजन को अम्लीय माध्यम देता है, सबसे पहली बात। अब अम्लीय माध्यम देने का काम क्या है भाई, आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रुकता है, तो भोजन खराब ना हो, भोजन को सड़ने से बचाने के लिए ही HCl काम करता है। दूसरी बात, जो हमारे एंजाइम निकले हुए हैं, जो हमारे एंजाइम जठर रस में पाए जा रहे हैं, वो एंजाइम दरअसल निष्क्रिय रूप में होते हैं। जैसे निष्क्रिय रूप, अब उसी निष्क्रिय रूप को सक्रिय करने का काम कौन करेगा, HCl। एग्जाम्पल के लिए हम इसको समझते हैं, जो रेनिन है वो रेनिन के रूप में नहीं, प्रो रेनिन के रूप में जठर रस में पाया जाएगा। ऐसा समझिएगा बात को, प्रो रेनिन के रूप में जठर रस में होगा। और ये प्रो रेनिन जो है ये अक्रिय रूप है। अब ये प्रो रेनिन HCl जब इसको मिलेगा तो HCl के द्वारा ये बदलेगा किसमें, रेनिन में। अब यही जो रेनिन है, ये रेनिन इस प्रो रेनिन का सक्रिय रूप है। अब यही रेनिन अपना कार्य करेगा, ये हम देखेंगे अभी रेनिन क्या कार्य करता है। चलिए भाई इनके कार्य भी हम साथ ही में समझ लेते हैं इसको। ये प्रो रेनिन है, तो प्रो रेनिन HCl की उपस्थिति में बदल जाएगा किसमें, रेनिन में, यानी सक्रिय हो जाएगा। अब यही रेनिन क्या कार्य करेगा, तो ये जो दूध की प्रोटीन है, दूध की प्रोटीन, दूध की प्रोटीन कौन सी है, केसिन। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, केसिन। तो इसका कार्य है ये केसिन प्रोटीन को बदलेगा किसमें, केसिनोजन में। केसिन प्रोटीन को केसिनोजन में बदलेगा। बात समझ में आई यहां तक। चलिए, ये केसिन प्रोटीन कहां पाई जाती है, दूध में, जैसा कि हमें पता है। इसको कभी कभी हम सामान्य भाषा में ये भी कह देते हैं कि दूध को अविलेय दही में बदलता है। आप सबने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा होता है, बच्चा दूध पीता है, उसके बाद जब कभी भी दूध की वॉमिटिंग करता है तो एक दूध उस रूप में नहीं निकलता, वो एक दही के रूप में निकलता है। और उसी दही का मतलब क्या है कि वो केसिनोजन में बदल चुका है। चलिए भाई, दूसरा जो एंजाइम था इसमें वो था पेप्सिन। अच्छा, पेप्सिन तो उसका सक्रिय रूप है, उसका निष्क्रिय रूप कहलाता है, निष्क्रिय रूप कहलाता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन ये पेप्सिन का निष्क्रिय रूप है, ये कार्य नहीं करेगा। जब इसको HCl मिलेगा, तब ये बदल जाएगा किसमें, ये बदल जाएगा पेप्सिन में। किसे बदल जाएगा, पेप्सिन में। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन अपना कार्य करना शुरू करेगा। और पेप्सिन करता क्या है, प्रोटीन को, पेप्सिन का कार्य क्या है, प्रोटीन को बदलना किसमें, पॉली, आप इसको ये समझ लीजिए कि प्रोटीन को बदलता है ये पेप्टोन्स में, प्रोटीन को बदलता है पेप्टोन्स में।
अब ध्यान से समझिएगा, प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड से। अच्छा, प्रोटीन को पहुंचना कहाँ चाहिए था? प्रोटीन को पहुंचना चाहिए था अमीनो एसिड तक, लेकिन ये बदला किस में है? ये बदला है केवल और केवल पेप्टोन्स में। यानी क्या अभी हमारी प्रोटीन पूरी पच पाई है? नहीं, अभी प्रोटीन का संपूर्ण पाचन नहीं हुआ है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रोटीन अभी अभी पहुंची है कहां तक? केवल और केवल पेप्टोन्स तक। चलिए भाई, बात समझ में आई यहां तक की? क्लियर? नेक्स्ट एक बात और समझ लेते हैं यहां पर हम, कि जो हमारा जठर रस है, जठर रस, एक सवाल कभी कभार पूछ लिया जाता है, अक्सर आ जाता है पेपर में, कि इस जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो जठर रस का पीएच मान होता है 1.5 से 1.8। इसका मीन्स अम्लीय। और अम्लीय कैसा? प्रबल अम्लीय। ये अम्लीय किसके गुण के कारण है? क्योंकि जठर रस में HCl पाया जा रहा है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। तो HCl का आपको बात समझ में आ गई। HCl भोजन को अम्लीय माध्यम देता है। दूसरा, ये जो एंजाइम निकल रहे हैं, इन एंजाइम को सक्रिय करने का भी काम करता है। तो यहां पर हम एक काम इसका लिख सकते हैं, HCl का एक कार्य हम ये लिख सकते हैं कि ये एंजाइम को सक्रिय करता है। एंजाइम को सक्रिय करता है। एक काम तो इसका ये हो गया, एंजाइम को सक्रिय करेगा। कैसे सक्रिय करेगा ये हमने समझ लिया है, किसमें किसको बदलेगा ये हमने अच्छे से समझ लिया है। चलिए भाई, क्लियर। अब एक बात ये समझते हैं कि जो हमारा आमाशय है, आमाशय में HCl है, तो ये HCl हमारे आमाशय की झिल्ली को जला क्यों नहीं देता भाई? HCl को अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपके हाथ को जला सकता है, किसी पार्ट को जला दे। तो HCl जो ये है, ये हमारे आमाशय को क्यों नहीं जलाता है? तो हमारा आमाशय इस HCl के प्रभाव से कैसा बचा रह जाता है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। एक बात समझिएगा यहाँ पर गौर से, कि जो हमारा आमाशय है, इस आमाशय की भीतरी इस आमाशय की जो भीतरी दीवारें होती हैं, उसमें म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है। आमाशय की भीतरी दीवारों पर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं। और ये म्यूकस ग्लैंड जो है, ये म्यूकस ग्लैंड अपने अंदर से ये म्यूकस ग्लैंड अपने अंदर से किसका स्राव करती हैं? म्यूकस यानी श्लेष्मा। म्यूकस को हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा रस का स्राव करती है अपने अंदर से। और ये श्लेष्मा रस जो होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और आपको पता है कि अम्ल और क्षार अगर मिलेंगे तो लवण बनाएंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। इस प्रकार हमारा आमाशय जलने से बच जाता है और HCl हमारे पेट के अंदर रह जाता है। चलिए भाई, क्लियर। अब जरा हम आगे की बात समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे आमाशय के बारे में, उनको हम जरा ध्यान से समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, शराब का पाचन कहाँ होता है? शराब का पाचन कहाँ होता है? तो शराब का पाचन आमाशय में होता है। ध्यान रखिएगा, शराब का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। लेकिन भाई आमाशय में पाचन हो रहा है, फिर लीवर क्यों खराब होता है? खराब तो लीवर होता है भाई। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक चीजें हैं, वो सभी लीवर अपने पास बुला लेता है। आगे हम पढ़ेंगे लीवर के कार्यों में, सभी को लीवर अपने पास बुलाता है। और इसी वजह से जो शराब के जो हानिकारक तत्व हैं, वो सब हमारे लीवर में पहुंचेंगे और लीवर को खराब करेंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक की? चलिए, तो भोजन की आमाशय की बात हो गई। अब जरा एक बात गौर से समझें कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का कुछ भाग पच चुका है, जो कि हमने मुगुआ में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट के बाद ग्रास नली में क्या पाचन हुआ है? नहीं। इसके बाद आमाशय में किस चीज का पाचन हुआ है? केवल और केवल प्रोटीन का, वो भी संपूर्ण पाचन नहीं हुआ है अभी प्रोटीन का। अब जो भोजन है, अब भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय के बाद छोटी आंत में। तो एक सवाल दूसरा यहां पर याद रखना है आपको, कि जो आमाशय से निकलने वाला भोजन है, आमाशय से निकलने वाला भोजन, आमाशय से निकलने वाला भोजन, आमाशय से निकलने वाला भोजन क्या कहलाएगा? आमाशय से निकलने वाले भोजन को हम
काइम कहते हैं। काइम, आमाशय से निकलने वाला भोजन काइम कहलाता है। तो आमाशय से जो भोजन निकलेगा वो काइम कहलाएगा। चलिए भाई, यही काइम अब पहुंचेगा कहाँ? छोटी आंत में, जो कि हमारे आहार नाल का अगला भाग है। तो चलिए हम बात करते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर हमें यह जाननी है कि जो ये छोटी आंत है, इस छोटी आंत की लंबाई चौड़ाई कितनी क्या होती है, इसको हम समझते हैं ध्यान से कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी आंत की लंबाई की। तो छोटी आंत की जो लंबाई है, छोटी आंत की लंबाई, तो छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 6.25 मीटर, 6 to 6.25 मीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें या इसका डायमीटर की बात करें, तो इसका डायमीटर होता है 1 इंच, 1 इंच, चौड़ाई 1 इंच। चलिए भाई, इतनी बात हो गई। नेक्स्ट, अब छोटी आंत की बात करें तो ध्यान से समझेंगे। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होंगे। कौन कौन से 3 भाग वो है? सबसे पहला जिसे कहते हैं ग्रहेड़ी, ध्यान देना ये ग्रहेड़ी है। एक भाग आता है ग्रसनी, जो फेरिंग्स कहलाता है वो अलग है, जिसे बोलते हैं हम डिओडेनम, डिओडेनम। दूसरा भाग जिसे हम कहते हैं जेजुनम, 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 जिसे हिंदी में क्षुद्रांत्र कहा जाता है, क्षुद्रांत्र। इसके बाद तीसरा भाग जिसे हम इलियम कहते हैं, इलियम, इसको हिंदी में इलियम ही कहा जाता है, इलियम, इलियम। तो छोटी आंत का सबसे पहला भाग डिओडेनम, दूसरा भाग जेजुनम, तीसरा भाग इलियम, यानी ग्रहेड़ी, क्षुद्रांत और इलियम। चलिए भाई, अब हम इनके बाद समझते हैं, एक एक काम पढ़ते हैं कि डिओडेनम का क्या काम है, जेजुनम का क्या काम है और इलियम का क्या काम है। सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं इलियम की, यानी सॉरी डिओडेनम की, डिओडेनम। सबसे पहले हम बात देखेंगे किसकी? डिओडेनम, यानी ग्रहेड़ी की। ग्रहेड़ी क्या काम करता है? ग्रहेड़ी, तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि ये जो ग्रहेड़ी है, ग्रहेड़ी, ये हमारी छोटी आंत का सबसे पहला भाग है। छोटी आंत का सबसे पहला भाग है, यानी आमाशय से होने के बाद, आमाशय से निकलने के बाद भोजन कहाँ आएगा? तो आमाशय से निकलने के बाद भोजन ग्रहेड़ी में आएगा। आमाशय से निकलने के बाद भोजन ग्रहेड़ी में आएगा। अब ग्रहेड़ी में होगा क्या? ग्रहेड़ी में दरअसल दो बहिस्रावी ग्रंथियां अपना रस ग्रहेणी में छोड़ती हैं। वो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? तो यकृत और अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय अपना रस ग्रहेणी में छोड़ते हैं। इनकी बात करते हैं हम एक एक करके। तो सबसे पहला इसमें हम समझेंगे लीवर या यकृत। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। तो सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे लीवर, डिओडेनम के अंतर सबसे पहला लीवर। लीवर की बात करें अगर, तो सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि लीवर की स्टडी किसमें करते हैं। लीवर की स्टडी जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, इसकी हम बात करते हैं। तो लीवर का अध्ययन विज्ञान की, जीव विज्ञान की हिपैटोलॉजी शाखा में करते हैं। तो इसकी स्टडी कहाँ करते हैं हम? हिपैटोलॉजी, इसमें करते हैं हिपैटोलॉजी में। अच्छा, इसकी इकाई क्या कहलाती है? इकाई जहां भी लिखा जाएगा इसका मतलब है उस अंग की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी उस अंग की कोशिका। तो यकृत की कोशिका को क्या नाम देते हैं? तो यकृत की कोशिका कहलाती है हिपैटिक कोशिका। तो यकृत की कोशिका को क्या कहते हैं?
हिपैटिक सेल, हिपैटिक कोशिका। अब ये हिपैटिक कोशिका की कुछ विशेष बातें हैं। सबसे पहली बात, ये हिपैटिक कोशिका हमारे शरीर की सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पुनः निर्माण, सबसे ज्यादा पुनः निर्माण, हमारे शरीर की सबसे ज्यादा पुनः निर्माण क्षमता वाली, सबसे ज्यादा पुनः निर्माण क्षमता किसकी होती है? सबसे जल्दी अपने आप को डेवलप करने की जो पावर है, जो टेंडेंसी है, वो किसके पास होती है सबसे ज्यादा? तो वो होती है हिपैटिक कोशिकाएं। हिपैटिक कोशिकाएं अपने आप को बहुत जल्दी रीडेवलप करती हैं। चलिए नेक्स्ट, तो इसकी स्टडी की बात हो गई, इसकी इकाई की बात हो गई। अच्छा, इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अगर आपको कोई बीमारी हो गई तो किसके पास जाएंगे? इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के, या इसकी पढ़ाई करने वाली हम बोल सकते हैं, इसको हम कहते हैं हिपैटोलॉजिस्ट। तो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजिस्ट। आपको पता है लॉजी शब्द का मतलब होता है अध्ययन, और IST और अगर इसके साथ लॉजिस्ट लगा देते हैं तो इसका मतलब है उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर या उसकी स्टडी करने वाला। चलिए नेक्स्ट, यकृत के बारे में एक बात सब लोग जानते होंगे शायद कि यकृत हमारे शरीर की एक बहिस्रावी ग्रंथि है। एंजाइम वाले पार्ट में पढ़ा है बहिस्रावी ग्रंथि। दूसरी बात, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि या सबसे बड़ा आंतरिक अंग? सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी यकृत है। दूसरी बात, सबसे बड़ा आंतरिक, सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी कौन है? यकृत है। अच्छा, सबसे बड़ा बाहरी अंग, सबसे बड़ा बाहरी अंग त्वचा होती है, स्किन होती है। सबसे बड़ा बाहरी अंग स्किन होता है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? यकृत है। चलिए नेक्स्ट बात हम आगे करते हैं इसकी। तो यकृत का जो पाचन तंत्र के यहाँ पर काम है यकृत का, वो हम समझते हैं। यकृत का कार्य, चलिए भाई नेक्स्ट, यकृत के कार्य, क्या क्या कार्य करता है यकृत? बहुत सारे कार्य करता है यकृत। हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत काम करता है हमारे शरीर में। तो सबसे पहली बात, यकृत का काम है, यकृत यूरिया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? यूरिया का। यकृत यूरिया का निर्माण करता है। अब भाई ये यूरिया कहाँ से आ गया? अब जरा बात समझते हैं ध्यान से। हम लोग उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे कि हम लोग यूरियोटेलिक होते हैं, हम लोग यूरिन के माध्यम से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन हमारे शरीर में बनता तो है अमोनिया। भाई अमोनिया, जो प्रोटीन टूटता है तो अमीनो एसिड बनाता है, और अमीनो एसिड बाद में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी अमोनिया बनता है। लेकिन हम लोग अमोनिया का उत्सर्जन तो करते नहीं है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? लीवर करता है, यकृत करता है। दूसरी बात इसकी समझते हैं कि ग्लाइकोजन का निर्माण व संचय, ग्लाइकोजन का निर्माण व संचय कौन करता है? यकृत करता है। भाई ग्लाइकोजन क्या है जरा समझते हैं ध्यान से। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, उस अधिक ग्लूकोज को ये लीवर बदल देता है किसमें? ग्लाइकोजन में, और अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अगर कल को या कुछ समय बाद जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी रुधिर में, तो यही ग्लाइकोजन को फिर कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में और हमें एनर्जी देने का काम करने लगेगा। क्लियर बात? अच्छा, जहां ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड शर्करा है,
वही ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड शर्करा है और ये रुधिर में नहीं घुलती, इसलिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर हो गई बात। एक इसके बाद नेक्स्ट कार्य, पित्त रस का निर्माण करता है या स्राव करता है। बात ध्यान से सुनना, पित्त रस का स्राव कहाँ होता है, चलो स्राव लिख लेते हैं। पित्त रस का स्राव करता है, पित्त रस का स्राव करता है। तो पित्त रस का स्राव कहाँ होता है, लीवर से। ध्यान देना ये बात, पित्ताशय से नहीं होता, पित्त रस का स्राव यकृत से होता है। और इस पित्त रस का संचय कहाँ होता है, यानी ये पित्त रस स्टोर कहाँ होता है, तो ये पित्त रस स्टोर होता है पित्ताशय में। कहाँ स्टोर होता है, पित्ताशय में। इसी को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। अब आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है, इस गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है और डॉक्टर इस गॉल ब्लैडर को काट के निकाल देता है। अगर गॉल ब्लैडर निकल गया तो इसका मतलब अब इसका संचय कहाँ होगा, पित्तरस का नहीं हो सकता। तो इसका मतलब पित्तरस जो कार्य करेगा वो कार्य अब नहीं हो पाएगा। तो पित्तरस का कार्य क्या होता है ये हम समझते हैं अभी। अब हम बात करते हैं पित्तरस की कुछ विशेषताओं के बारे में कि पित्तरस क्या कार्य करता है, इसकी क्या जरूरत है हमारे शरीर में। तो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली चीज, जो ये पित्त रस है, अगर कोई भी रस आता है तो रस का पीएच मान हमें जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में पीएच मान काफी पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने लार पढ़ा है, लार का पीएच मान 6.8 होता है। इसके बाद आपने पढ़ा है जठररस, जठररस का पीएच मान 1.5 to 1.8 होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आया है पित्त रस। तो इस पित्त रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.5 से 8.5। पित्त रस का पीएच मान 7.5 से 8.5, 7.5 से 8.5 ये है इसका पीएच मान। इसका मतलब अम्लीय है, क्षारीय, उदासीन है। तो भाई 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। तो ये कैसा है, ये क्षारीय है। तो पित्त रस कैसा होता है, क्षारीय। अच्छा, अगर एक सवाल और आपसे पूछा जाए कि पर डे कितना पित्त रस स्राव होता है, यानी पित्त रस की मात्रा प्रतिदिन कितनी बनती है हमारे शरीर में, तो लगभग, ध्यान देना, लगभग 600 से 700 ml पर डे, प्रतिदिन इतना पित्त रस स्राव होता है, 600 से 700 ml प्रतिदिन। तो पित्त रस की बात समझ में आई। पित्त रस कहाँ बनता है, तो पित्त रस का स्राव होता है लीवर में। पित्त रस का संचय कहाँ होता है, तो पित्त रस का संचय होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। पित्त रस का पीएच मान 7.5 से 8.5। पित्त रस का पर डे कितना निकलता है, मात्रा कितनी होती है, 600 से 700 ml प्रतिदिन पीएच इसका स्राव होता है। क्लियर होगी कहानी यहाँ तक की। चलिए नेक्स्ट, पित्त रस के कार्य हम पढ़ते हैं कि पित्त रस क्या कार्य करता है। पित्त रस के कार्य, पित्त रस के बारे में कुछ और थोड़ी बहुत जानकारी हम पढ़ते हैं। तो पित्त रस कार्य करता है, इसको हम कहते हैं वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन। वसा का पायसीकरण करता है। और पायसीकरण का मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी वसा का पायसीकरण। अब ये पायसीकरण का मतलब क्या होता है, बात को ध्यान से समझते हैं। वसा की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स को छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और यही पित्त रस का काम है। क्या करता है, ये वसा की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स को छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ देता है। अच्छा, इसी चीज को हम कहते हैं कि ये वसा का भौतिक पाचन करता है। वसा का भौतिक पाचन करता है, ध्यान से रखिएगा, वसा का भौतिक पाचन। तो ध्यान देना है, कौन सा ऐसा एंजाइम, ये पित्त रस, ध्यान देना, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता। अगर पित्त रस में कोई एंजाइम होता तो ये संपूर्ण पाचन करता। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, ये वसा का केवल और केवल भौतिक पाचन करता है। क्लियर हो गई बात। पित्त रस की अगर संरचना की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसमें होता क्या क्या है, तो उसकी बात ध्यान से समझते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है पित्त रस में।
तो बात ध्यान से समझना, पित्त रस में होते हैं फास्फोलिपिड्स। क्या होते हैं पित्त रस में? फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स होते हैं पित्त रस में। वाटर होता है पित्त रस में। पित्त लवण होते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं। पित्त रस में बाइल साल्ट होते हैं। पित्त रस में पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट होते हैं। पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट होते हैं। अब जरा बात समझते हैं हम कि दो चीजों की बात करते हैं यहाँ पर, पित्त लवण कौन कौन से होते हैं और पित्त वर्णक कौन कौन से होते हैं। ये दो चीजों की बात करते हैं हम, ध्यान से बात को समझते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं पित्त लवण। पित्त लवण यानी बाइल साल्ट, कौन कौन बाइल साल्ट हमारे पित्त में पित्त रस में पाए जाते हैं? सबसे पहला सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। दूसरा सोडियम, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। बात याद रखिएगा, दो दो साल्ट पाए जाएंगे यहां पर, सोडियम बाई कार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट इसके बाद समझते हैं हम पित्त वर्णक। पित्त पिगमेंट कौन कौन से इसमें बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं, इस चीज को हम जरा बात समझते हैं। अच्छा, ये पित्त लवण ये जो काम करते हैं, सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट, इनका काम होता है कि भोजन को तोड़ना, भोजन को तोड़ना, ये काम होता है इनका। नेक्स्ट पित्त वर्णक दो होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। दूसरा होता है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। अब आपसे पूछा यह जाएगा कि बिलीरुबिन का कलर कैसा? भाई पिगमेंट है, पिगमेंट तो कलर देने का काम करते हैं, तो बिलीरुबिन का रंग कैसा है और बिलीवर्डिन का कलर कैसा होता है? तो जो बिलीरुबिन होता है ये हल्का पीला रंग का होता है। बिलीरुबिन का कलर कैसा है? हल्का पीला, ध्यान देना, हल्का पीला। और जो बिलीवर्डिन है इसका रंग होता है हरा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पित्त रस का कलर कैसा होता है, तो पित्त रस का रंग होता है पीला प्लस हरा। और अगर हमारे शरीर में इसी बिलीरुबिन की अधिकता हो जाती है, बिलीरुबिन की अधिकता से, बिलीरुबिन की अधिकता से ही पीलिया रोग होता है। पीलिया यानी शरीर में पीला पीला आपको दिखता है वो, क्योंकि हमारे रुधिर में इसकी बिलीरुबिन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो रंग पीला पीला दिखाई देने लगता है। तो इसी की अधिकता से ही पीलिया होता है। चलिए क्लियर हो गई बात यहां तक की। तो बाइल जूस हमारा कंप्लीट हुआ। बाइल जूस के बारे में क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, बाइल जूस कहाँ बनता है? तो बाइल जूस यकृत में बनता है। बाइल जूस का जो संचय होता है वो कहाँ होता है? तो बाइल जूस का संचय होता है पित्ताशय में। बाइल जूस का पीएच मान है 7.5 से 8.5। बाइल जूस कितना बनता है? लगभग 600 से 700 ml। क्लियर बात। क्या कार्य करेगा? वसा का पायसीकरण करता है। इसमें फास्फोलिपिड्स, जल, पित्त लवण, पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त लवण में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। पित्त वर्णक बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं। बिलीरुबिन का रंग हल्का पीला, बिलीवर्डिन का रंग हल्का हरा या हरा होता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट। एक बात और याद रखना, नोट डाल के लिख लेते हैं यहां पर, इंपॉर्टेंट है। क्या पित्त रस में कोई एंजाइम पाया जाता है? तो आप बताएंगे पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता। चलिए नेक्स्ट। तो हमारा यकृत के बारे में जो हमारे पाचन तंत्र में जितनी आवश्यकता थी उतनी हमने पढ़ ली है। अब इसके बाद बात करते हैं, तो इसके बाद आता है नेक्स्ट अग्न्याशय, क्योंकि यकृत और अग्न्याशय अपना रस देते हैं इसमें ग्रहणी में। तो अगला है अग्न्याशय, अग्न्याशय। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, अग्न्याशय पैनक्रियाज।
तो इसकी हम बात करते हैं कि पैनक्रियाज क्या करता है, इसको हम देखते हैं भाई। सबसे पहली बात ध्यान से समझना कि पैनक्रियाज के अंदर 4 प्रकार के सेल्स पाई जाती हैं। कितनी सेल्स पाई जाती हैं? 4 प्रकार की। और इन सेल्सों के बारे में, इन कोशिकाओं के बारे में पता किसने लगाया था? तो इन कोशिकाओं के बारे में पता लगाया था लैंगर हैंस ने। लैंगर हैंस ने। इसीलिए इसको हम कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। आइसो, ये जो कोशिकाएं हैं इन्हीं कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। लैंगर हैंस। तो अग्नाशय की खोज आप मान सकते हो कि किसने करी थी? लैंगर हैंस ने, क्योंकि इसके सेल के बारे में इन्होंने ही बताया था। इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैंस में 4 प्रकार की सेल्स होती हैं। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा नहीं, गामा नहीं, एफ सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, एफ सेल, डेल्टा सेल। एफ को हम बाद में लिखते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं अल्फा बीटा डेल्टा। अल्फा बीटा डेल्टा सेल एंड एफ सेल। अल्फा बीटा और डेल्टा ये हार्मोन का स्राव करती हैं। हार्मोन, अब जब हार्मोन का स्राव करती हैं तो ये अंतःस्रावी की भांति व्यवहार करती हैं, यानी इसको हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी तंत्र में। एफ सेल एंजाइम का स्राव करेंगी, यानी रस का स्राव करती हैं। एफ सेल रस का स्राव करेंगी। इसी वजह से इसको हम बहिस्रावी तंत्र में पढ़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अग्नाशय हमारे शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है अग्नाशय? एक मिश्रित ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि ये अंतःस्रावी की भांति भी व्यवहार करती है, यानी हार्मोन का भी स्राव कराती है और रस यानी ऐसा का स्राव कराती है जिसमें एंजाइम पाए जाएंगे। क्लियर हुई बात यहां तक की? चलो नेक्स्ट। तो जो एफ सेल है, ये एफ सेल क्या करती हैं? ये एफ सेल अग्न्याशय रस का स्राव करेंगी। तो हम बात करते हैं अब अग्न्याशय रस। अग्न्याशय रस, पैनक्रियाटिक जूस। क्या होता है भाई अग्न्याशय रस के बारे में? तो सबसे पहली बात हमें यह बतानी है कि जो अग्न्याशय रस, फिर एक नया रस हमारे सामने आया। तो जब भी कोई रस आएगा तो हमें उसका पीएच मान पता होना चाहिए। तो जो अग्न्याशय रस है, अग्न्याशय रस का पीएच मान भी लगभग इसी के पित्त रस के आसपास, यानी 7.5 से 8.5 के आसपास होता है। पर डे कितनी मात्रा होती है इसकी? मात्रा पर डे लगभग 1 लीटर। ये मात्रा याद रखिएगा, प्रतिदिन 1 लीटर इसका स्राव होता है। और इस अग्न्याशय रस में एंजाइम होते हैं। एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम अग्न्याशय रस में होते हैं? तो बात ध्यान से समझना। 3 एंजाइम होंगे यहां पर। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये 3 एंजाइम यहाँ पर पाए जाएंगे। कार्य क्या है इनका? तो इनका हम कार्य देखते हैं। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है, एमाइलेज का क्या कार्य है और लाइपेज का क्या कार्य है। इनके सबके एक एक करके काम देखते हैं हम। ये सभी अग्न्याशय रस में उपस्थित होते हैं। और कार्य इनके, जो ट्रिप्सिन है, ध्यान से समझना, प्रोटीन जो है वो प्रोटीन पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड में बदल चुका है। किसमें? आमाशय में। अब उसी प्रोटीन को पेप्टाइड से, जो प्रोटीन हमारा उसमें बदला है, इसी को प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन का पाचन। अब ध्यान से समझना, प्रोटीन पेप्टोन्स में पहले बदल चुका है। पेप्टोन्स में बदल चुका है। इस पेप्टोन्स में बदला किसने था? इस पेप्टोन्स में इसको बदला था प्रोटीन को पेप्टोन्स। चलो इसको हम समझ लेते हैं ध्यान से, अच्छे समझिएगा। देखिए, प्रोटीन जो था
प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदला था। पेप्टोन्स में बदला था किसने? पेप्सिन ने। किसने बदला था? पेप्सिन ने। अब ये पेप्टोन्स बदलेगा किसमें? अमीनो अम्लों में। किसमें बदलेगा ये? अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में। अब ये काम कौन करेगा? यही काम करेगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल, या हम एक बात कहें कि प्रोटीन का संपूर्ण पाचन करवाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या है भाई? तो एमाइलेज क्या करता है? जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट को बदलता है माल्टोज में, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाता है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट, लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज वसा को बदलेगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, यानी ये वसा का पाचन करवाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, लाइपेज वसा का पाचन करेगा। क्लियर हुई बात यहां तक की? तो ये काम आपका खत्म हुआ अग्न्याशय का। अब अग्न्याशय और यकृत, अग्न्याशय और यकृत अपना जो रस भेजेंगे वो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ये नलिका होती है। हिपैटो मीन्स यकृत, पैनक्रियाटिक जो पैनक्रियास से लिया गया है। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट की सहायता से दोनों अपना रस कहाँ छोड़ते हैं? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के रास्ते दोनों अपना रस ग्रहणी में देते हैं। कहाँ देते हैं? ग्रहणी में देते हैं। अब जरा बात समझना, भोजन हमारा कहाँ है? ग्रहणी में। ग्रहणी में इसको पित्तरस मिला, ग्रहणी में इसको अग्न्याशयी रस मिला, एंजाइमों के मिलने से वहां पर क्या हुआ? भोजन का पाचन। तो ग्रहणी में क्या होता है? भोजन का पाचन। क्लियर हुई बात यहां तक की? चलिए नेक्स्ट, अब हम एक बात समझते हैं यहां पर कि छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में जिसको हम बोलते हैं, उसमें कोशिकाओं की एक गुच्छानुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं लिवर कुन। लिवर लिवर कुन, क्योंकि इसके बारे में लिवर कुन ने बताया था, इसलिए इसे कहा जाता है क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन, या लिवर कुन की कोशिकाएं आप कह सकते हो। इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन। लिवर कुन, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन। इन लिवर कुन में जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो सेल्स क्या करेंगी? वो सेल्स आंतरिक रस का स्राव करवाती हैं। ये जो सेल्स हैं, यहां से किसका स्राव होगा? तो यहां से स्राव होगा आंतरिक रस का। और इस आंतरिक रस में एंजाइम पाए जाएंगे। कौन कौन से एंजाइम होंगे इसमें? तो इसमें एंजाइम होंगे सुक्रेज, इसमें एंजाइम होंगे माल्टेज, इसमें एंजाइम होंगे लैक्टेज। क्या क्या कार्य करेंगे ये? इनको हम समझते हैं ध्यान से। जो सुक्रेज है वो क्या करेगा? सुक्रोज शुगर को बदलेगा, किसमें तोड़ेगा? क्योंकि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, तो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जिससे मिलकर बने होते हैं ये, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ेगा। जो माल्टेज है, ये माल्टोज जो भी डाइसैकेराइड में आता है, माल्टोज को तोड़ेगा, क्योंकि माल्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, तो ये माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा। और लैक्टेस क्या करेगा? दूध की जो लैक्टोस शुगर है, उस लैक्टोस शुगर को तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, क्योंकि लैक्टोस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। आप बात ध्यान से समझिएगा।
कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिल चुका है, प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड्स मिल चुका है, वसा से हमें वसीय अम्ल मिल चुके हैं। इसका मतलब हमारे भोजन का संपूर्ण पाचन हो चुका है। तो सवाल याद रखना, भोजन का, नोट डाल के लिखने, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का संपूर्ण पाचन ग्रहणी में होता है। और ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। तो सवाल क्लियर हुआ, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ हुआ? ग्रहणी में। भोजन का पाचन शुरू कहाँ से हुआ था? मुख गुहा से। क्लियर बात? चल नेक्स्ट, तो हमारा ग्रहणी वाला भाग हो गया यहाँ पर। अब जो जेजुनम वाला भाग है, जेजुनम वाले भाग से भोजन पहुंच जाएगा इलियम वाले भाग में, और इलियम वाले भाग में होगा भोजन का अवशोषण। इलियम वाले भाग में होगा भोजन का अवशोषण। किसमें होगा? इलियम में। अब इलियम वाले भाग में पाए जाते हैं विलाई। ये पेपर में आया हुआ सवाल है कि विलाई कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में, इलियम वाले में विलाई पाए जाएंगे यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं रसांकुर। रसांकुर, ये हम आपको डायग्राम दिखाते हैं रसांकुर का, कैसे होते हैं ये। तो ये आप देखिएगा, ये आप देखिए, ये जो आपको दिख रही है, ये यही है विलाई, यही है रसांकुर। ये भीतरी दीवारों पर पाए जाते हैं। ये समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे इनकी भीतरी दीवारों पर रसांकुर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं रसांकुर? तो इन्हीं विलाई के रास्ते से, अब इन्हीं विलाई के माध्यम से ही भोजन का अवशोषण होता है। ये भोजन के अवशोषण में सहायता करते हैं, यानी भोजन का अवशोषण होता है। क्लियर हो गई बात? तो भोजन का संपूर्ण पाचन हो चुका है ग्रहणी में। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम वाले भाग में। अब ध्यान से समझना, जो भी पोषक तत्व थे उन सभी का अवशोषण छोटी आंत के इलियम वाले भाग में हो चुका है। अब भोजन पहुंचेगा कहाँ? तो अब भोजन पहुंचेगा बड़ी आंत में। तो अब भोजन कहाँ पहुंचा? बड़ी आंत में। इसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। तो भोजन बड़ी आंत में आ चुका है। अब बड़ी आंत की बात करते हैं थोड़ी सी हम। बड़ी आंत की जो लेंथ है, बड़ी आंत की जो लंबाई है, वो कितनी होती है? तो बड़ी आंत की लंबाई, सबसे पहली बात, बड़ी आंत की लंबाई, तो बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत से कम होती है, 1 से 1.25 मीटर। लेकिन बड़ी आंत की चौड़ाई छोटी आंत से ज्यादा होती है, यानी इसका डायामीटर, इसका व्यास छोटी आंत से ज्यादा होता है। 3 इंच लिख लेते हैं, 3 इंच होती है लगभग, 3 इंच। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? ध्यान से समझते हैं इसको। बड़ी आंत का कोलोन तो बाद में लिखते हैं, पहले चलिए। रेक्टम, सीकम, कोलोन। सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम की अगर बात करें तो ये बड़ी आंत का पहला भाग है, और इसी सीकम के एक सिरे पर ही अपेंडिक्स पाया जाता है। अभी हम आपको डायग्राम दिखाएंगे। इसके एक सिरे पर ही अपेंडिक्स पाया जाता है। ये अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशेषी अंग है, कार्य नहीं है अब इसका, अवशेषी अंग है। इसीलिए ये एक कीड़े की संरचना, लगभग कीड़े के छोटा हो चुका है, तो कीड़े की संरचना बदल चुका है, इसलिए इसका पूरा नाम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। इसको कृमि रूप अपेंडिक्स। क्लियर हुई बात यहां तक की? दूसरा, इसी सीकम में
एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं, याद रखना ये ई कोलाई बैक्टीरिया, पूरा नाम इनका है एक्सचेरिया कोलाई। ये ई कोलाई हमारे शरीर में सहजीवी संबंध बनाते हैं, सहजीवन करते हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं। सहजीवी संबंध का मतलब होता है जब दो लोग आपस में पार्टनरशिप करें, एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं, उसी रिलेशनशिप को हम सहजीवी संबंध बोलते हैं। क्या क्या काम होते हैं इसके बाद समझना ध्यान से। ई कोलाई को हमारे शरीर से भोजन मिलता है, जो वेस्ट फूड बचा हुआ है, जो खराब भोजन बचा हुआ है, उसी खराब भोजन को मल में कन्वर्ट करते हैं ई कोलाई, और हमसे तो भोजन मिला, हमारे शरीर को ये क्या देते हैं, तो इन्हीं ई कोलाई के शरीर से हमें विटामिन के और विटामिन B12 मिलते हैं। तो हमारे शरीर को ये विटामिन के और विटामिन B12 देते हैं, और हमारे शरीर से भोजन लेते हैं और हमारे अपशिष्ट भोजन को मल में बदल देते हैं। तो ये काम किसका हुआ, ई कोलाई का। क्या करते हैं ये, अपशिष्ट भोजन को बदल देते हैं मल में, अपशिष्ट भोजन को मल में बदल देते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए अब बात करते हैं हम कोलोन वाले पार्ट की, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कोलोन, कोलोन इसे हम हिंदी में बृहदांत्र भी कहते हैं। बृहदांत्र क्या करता है इसको ध्यान समझना। कोलोन वाले भाग में जो मल है, मल, उस मल से पानी का अवशोषण होता है। कोलोन वाले भाग से पानी का, मल से पानी का अवशोषण होता है। तो बात ध्यान से समझना, भोजन का अवशोषण छोटी आंत में और पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो मल से पानी का अवशोषण कोलोन वाले भाग में होगा। इसके बाद जो अगला भाग है रेक्टम, रेक्टम ये हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ, जो अवशिष्ट जो मल बना हुआ है, मल बना है, इसी मल का संचय होता है कहाँ, रेक्टम। मल का संचय कहाँ होता है, मलाशय में या रेक्टम में, और इसी रेक्टम से एनस जुड़ा होता है, जिससे ये हमारे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर हो गई बात यहां तक की। तो हमने बड़ी आंत पढ़ लिया, हमने छोटी आंत पढ़ लिया, पैनक्रियाज भी हो चुका है। चलिए भाई नेक्स्ट, तो इसको एक बात और याद रखिएगा, इसी रेक्टम को हम कहते हैं उत्सर्जित मल का संग्रह घर, स्टोर हाउस, स्टोर हाउस। तो उत्सर्जित मल का संग्रह घर किसे कहते हैं, रेक्टम को कहते हैं। पानी का अवशोषण कहाँ होता है, कोलोन से होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, सीकम में पाए जाते हैं। तो बात समझ में आई यहाँ तक की। तो ये था हमारा पाचन तंत्र, जो कि हमारा पूरा खत्म हो चुका है। एक वीडियो कल था और एक वीडियो आज, दोनों वीडियो को आप देखेंगे। ये था हमारा पूरा पाचन तंत्र को। चलिए भाई नमस्कार।